वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, जो भी कहो। ये ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और सबसे इंटरेस्टिंग है। पढ़ने में लोगों को मजा आता है क्योंकि यूनिवर्स के बारे में हमको जानने को मिलता है। तो उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, इनमें से कौन से यहाँ पर इवेंट से रिलेटेड है बिग बैंग थ्योरी। तो इसको यहाँ पर देखो, बिग बैंग थ्योरी जो है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। सबसे पहले जब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उससे पहले यहाँ पर एक जो है ना छोटा सा पॉइंट एग्जिस्ट करता था, और ये इसका जो है ना डेंसिटी इनफाइनाइट था, और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इसके बाद ये एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। और यहाँ पर इस इवेंट की बात करें तो ये लगभग 8 बिलियन ईयर अगो ये घटना घटा था, ठीक है ना। अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लगभग 1380 करोड़ ईयर अगो ये घटना घटा था, ठीक है। और उसी समय यूनिवर्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया और आहिस्ते आहिस्ते जाकर डेवलपमेंट हुआ सभी के प्लैनेट्स, सन्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में। अगले क्वेश्चन में है कि सन टेक्स टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी के अराउंड, जो अपना सोलर सिस्टम या फिर सन कहो, क्योंकि सन जब रिवॉल्व करता है गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ तो वो पूरे प्लैनेट्स को लेके ही यहाँ पर रिवॉल्व करता है। तो इनमें से कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अपना सोलर सिस्टम या फिर सन, जो भी कहो, दोनों एक ही बात है यहाँ पर। तो ऑप्शन में यहाँ पर 2.5 करोड़, यानी कि ये लगभग हो गया 25 मिलियन, है ना। ये यहाँ पर 100 मिलियन है, ये 230 मिलियन और ये 500 मिलियन ईयर में ये कंप्लीट करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो 230 मिलियन है ना, इतने ईयर में एक जो है ना रिवॉल्यूशन गैलेक्सी जो अपना है मिल्की वे, उसके सेंटर की चारों तरफ में सन कंप्लीट करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। और इसी को हम लोग कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर एक रिवॉल्यूशन को, और इसको एक और नाम देते हैं गैलेक्टिक ईयर, ठीक है, क्योंकि ये गैलेक्सी के चारों तरफ में घूम रहा है सेंटर के, तो इसीलिए इसको बोलेंगे गैलेक्टिक ईयर या फिर कॉस्मिक ईयर, दोनों एक ही बात है। और ये 230 मिलियन में जो है ना अर्थ का जो ईयर है 230 मिलियन ईयर, उसमें उतने टाइम में ये कंप्लीट कर लेता है एक रिवॉल्यूशन। इसको और अच्छे समझने के लिए इस इमेज में देखो, यहाँ पर जो है ना ये है हमारा गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि अपने गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और इसका यहाँ पर सेंटर है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसिव ब्लैक होल है और इसके अराउंड मान लेते हैं यहाँ पर जो है ना एग्जिस्ट करता है अपना सोलर सिस्टम, ठीक है। यहीं पर अपना सन है, यहीं पर अपना अर्थ है, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, और ये जो है ना इसके चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। तो इसी को रिवॉल्व करने में लगभग 230 मिलियन ईयर लग जाता है, ठीक है। इसी को बोलेंगे कॉस्मिक ईयर। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी फ्लिक्स पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर लेना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, सुपरनोवा इनमें से किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है एस्ट्रॉयड है, ब्लैक होल, कॉमेट और डाइंग स्टार। आप सभी को पता होगा एस्ट्रॉयड क्या होता है, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में भी आइडिया होगा। यहाँ पर कॉमेट भी सन के चारों तरफ में ही रिवॉल्व करता है। और यहाँ पर जो डाइंग स्टार है ना, जब स्टार जो है ना बहुत बड़ा साइज में बन जाता है एकदम मैसिव, फिर वो उसका आखिरी पल आ जाता है, फिर उसके बाद जो ब्लास्ट करता है उसके बाद सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, डाइंग स्टार को ही सुपरनोवा बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका डेफिनेशन भी लिख दिए हैं कि सुपरनोवा इज बिगेस्ट एक्सप्लोजन दैट ह्यूमन एवर सीन, यानी कि इंसान अभी तक जो भी सबसे बड़ा एक्सप्लोजन देखा है वो यहाँ पर सुपरनोवा का एक्सप्लोजन ही है। और ऐसे आंख से डायरेक्ट नहीं देखा है, इसको रिसर्च की मदद से पता किया गया है। और यहाँ पर ईच ब्लास्ट इज एक्सट्रीमली ब्राइट सुपर पावरफुल एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, यानी कि स्टार ही एक्सप्लोड कर जाता है। यहाँ पर देख ही सकते हो, है ना, यहाँ पर स्टार ब्लास्ट कर गया और ये बाद में जाके सुपरनोवा बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस। इनमें से कौन सा जो भी चीज़ है ये स्पेस में नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जितने सारे हैं ये सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी, जैसे पल्सर, ठीक है, यहाँ पर क्वेसर, ब्लैक होल, ये सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी हैं, तो यानी कि ये स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ब्रिटल स्टार है ना, ये कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं, ये एक जीव है, ठीक है, ये पानी में रहने वाला। इसका मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया।
ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर कहने का सेंस देखो क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्स में कौन सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख के यही पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन में सन एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम विच। यहाँ पर ऑप्शन में है आयोनाइजेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को तो हटा ही दो, कन्फ्यूजन भी होगा तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अर्थ पे जो हम लोग क्या बोलते हैं एनर्जी, जो परमाणु एनर्जी बनाते हैं, यहाँ पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर हम यूरेनियम का यूज करते हैं, लेकिन सन पर जो होता है ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर दो एटम मिलकर एक बड़े एटम का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद बहुत सारा मैसिव एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये है न्यूक्लियर फ्यूजन और ये न्यूक्लियर फ्यूजन। ये यहाँ पर अर्थ पर होता है परमाणु रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, परमाणु बम भी इसी से बनता है, न्यूक्लियर एटम बम जो भी है। तो यहाँ पर जो है ना एक यूरेनियम 235 है, यहाँ पर हम एक एटम से इस पर अटैक करते हैं और यहाँ पर जो है ना ये टूटेगा। यहाँ पर देख सकते हो दो छोटे छोटे एटम्स में, और इसके बाद यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और बहुत सारा मैसिव एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है, ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक बड़ा सा एटम बनाएगा जिसको हीलियम बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एक न्यूट्रॉन यहाँ पर रिलीज होगा और बहुत सारा लगभग इससे 1000 टाइम्स जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो यहाँ पर जो सन पर एनर्जी जनरेट होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में है इन कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट अर्थ। अपना जो अर्थ है ना उसका जो कंपोजिशन अर्थ का, द कोर बिलो द मेंटल। आप सभी को पता होगा कि सबसे ऊपर में क्रस्ट है, फिर मेंटल है, उसके नीचे कोर होता है। अभी इमेज में देख लेंगे, इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे बना हुआ है यहाँ पर कोर। ऑप्शन में यहाँ पर एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर आयरन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन है कोर में मौजूद, और निकेल भी साथ में, लेकिन आयरन सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर निकेल ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर जो है ना ये सबसे ऊपर वाला है ये आपका क्रस्ट हो गया, और इसके नीचे यहाँ पर मेंटल है और ये नीचे सबसे कोर है। तो इसी कोर का बात हो रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल देन द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन। इनमें से कौन से जगह पर, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउथ पोल और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब जब यहाँ पर दिन और रात का साइज, यानी कि टाइम जितने देर के लिए रात होगा, दिन का भी वही साइज हो गया, तो उस टाइम पर जो यहाँ पर सनलाइट है ना यहाँ पर अर्थ के किस पोजीशन पर यहाँ पर गिरता है, तो इक्वेटर पर ये गिरेगा। ठीक है, यानी इक्वेटर क्या है, ये जो बीचों बीच वाला लाइन है ना, यहाँ पर जब रे गिरेगा यानी कि ऊपर में भी और नीचे में भी टाइम दिन रात का बराबर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसका टाइम देख लो ये कब कब होता है, 21 मार्च और यहाँ पर 23 सितंबर को ये दोनों घटनाएं होते हैं, मतलब दिन रात दोनों बराबर होते हैं। इस इमेज में इसको आप और क्लियरली देख सकते हो कि जब यहाँ पर देखो जब इस पोजीशन पे है ना तो ये सन जो है ना यहाँ से निकलता है, यहाँ पर देख लो ट्रॉपिक ऑफ, ऊपर में क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये इक्वेटर पर जाएगा सीधा। आप इसको विजुअलाइज करो, यहाँ पर मत दे देना इसको, ठीक है, ये जाएगा इक्वेटर पर सीधा, क्योंकि ये 3D में अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर इसका टाइम देख ही सकते हो। अगले क्वेश्चन में है अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन अ डेफिनेट शेप इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको यहाँ पर डेफिनेट शेप में अरेंज करने के बाद इसको क्या बोलेंगे, आकाशगंगा, कॉन्स्टेलेशन, एंड्रोमेडा और यहाँ पर सोलर सिस्टम। तो आप सभी को पता होगा कि इसको बोलते हैं तारामंडल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हो है ना, कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है। ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर एक ग्रुप बना दिए। अब बोलोगे इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, ये ब्राइट नहीं है ना, ये बहुत दूर है, ये इसके पास नहीं, ये सारे के सारे नज़दीक है और ये एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और सारे के सारे ब्राइट है, इसीलिए इसको यहाँ पर एक पैटर्न मिल गया और इसी को बोलेंगे हम लोग तारामंडल या फिर कॉन्स्टेलेशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर है इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और यहाँ पर एक और टर्म है स्टैंडर्ड मॉडल समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज़। तो ये सब टर्म जो है ये न्यूज़ में जब भी आती है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा यहाँ पर स्टडी ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके बाद यहाँ पर है प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट्स
इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही इसका सही आंसर था, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का जब हम स्टडी करते हैं तो वहीं पर हम इस सभी टर्म का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट टोल्ड दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो, सबसे स्टार्टिंग में जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किए थे तो उस समय जो है ना, एक धारणा था कि सेंटर पर अर्थ है और इसके चारों तरफ में सन और जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बाद में जाके एक साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, सेंटर पर तो सन है और उसके चारों तरफ में क्या बोलते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हमसे पूछा है। न्यूटन है, डाल्टन है, कोपरनिकस है, आइंस्टाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर कोपरनिकस, इसने सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन किया कि सन सेंटर पे है और सारे के सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखो ये सन है, ठीक है, और यहाँ पर जितने सारे प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, आपको देख के लग रहा होगा सन कितना छोटा है, इसके बाद यहाँ पर सारे के सारे प्लैनेट्स, ये जो है ना ये एक ग्राफिक्स है, तो यहाँ पर जो है ना विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए ऐसे बनाते हैं, लेकिन रियल में कैसा होता है मैं आपको एनिमेशन की मदद से यहाँ पर दिखा देता हूँ सोलर सिस्टम को एक बार। इसके बाद जो है ना आपके लिए समझना ये सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोलर सिस्टम का एनिमेशन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह का रियल में, ठीक है, सोलर सिस्टम दिखता है। यहाँ पर बीच में आपको मिलेगा सन। ठीक है, मैं यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर देखो ये सबसे पहला प्लेनेट यहाँ पर मरकरी है, इसके बाद यहाँ पर वेनस है और यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे एस्ट्रॉयड वगैरह यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, कॉमेट वगैरह। और यहाँ पर मार्स मिलेगा आपको, फोर्थ प्लेनेट। और इससे और दूर जाएंगे तो देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं, है ना। यहाँ पर जुपिटर, ये सैटर्न है, और इसके बाद बाकी प्लैनेट्स और दूर हैं, देख सकते हो कितने दूर हैं। ठीक है, यहाँ पर यूरेनस है, ये नेपच्यून है। तो बेसिकली इस तरह का कुछ दिखता है सोलर सिस्टम, है ना। अगर हम रियल डायमेंशन को कंपेयर करें तो जैसे यहाँ पर मैं अगर जूम करूँगा अर्थ के पास, यहाँ पर ये मान लो सन है, ये मरकरी है, इस तरह से आप देख सकते हो। बस ये विजुअलाइज करने के लिए था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आवर सोलर सिस्टम। तो यानी कि हमारे जो सोलर सिस्टम है ना उसको लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसी को हमको यहाँ पर पिक करना है। तो ऑप्शन में है कि अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहला ये है पॉइंट कि अपना जो अर्थ है ना उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जितने सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है सिलिकॉन इज द मेन एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। इसके बाद यहाँ पर सन कंटेंट 75% ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम। और यहाँ पर जो है ना फोर्थ नंबर ऑप्शन, द डायमीटर ऑफ सन इज 190 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों गलत है नीचे वाले। यहाँ पर जो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर हमारे अर्थ का है। यहाँ पर देखो इस ग्राफ में आप इसको और अच्छे समझो, यहाँ पर अपना अर्थ है और ये जो है ना इस लाइन में डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये जो लाइन है ना, ये रॉक्स जो होते हैं, पत्थर, उसकी डेंसिटी यहाँ पर का लेवल ये है। यहाँ पर देखो अर्थ का डेंसिटी कितना एवरेज यहाँ पर है सबसे ऊपर। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको मरकरी का, लगभग ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा अर्थ का ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ ही आंसर होगा। और ऐसे ही मरकरी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे कम किसका है। यहाँ पर अगर प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम आपको मिलेगा सैटर्न का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच टू ऑफ फॉलोइंग प्लैनेट्स लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। यानी कि मार्स और यूरेनस के बीच में इनमें से कौन दो प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसको ऑर्डर में बताना है कि सन से इसका जो डिस्टेंस दूरी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो मार्स जो है ना, मार्स के बाद यहाँ पर और यूरेनस के बीच में सबसे पहले मिलेगा आपको जुपिटर और इसके बाद सैटर्न मिलेगा। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर जुपिटर ये है और यहाँ पर सैटर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये है मार्स आपका, ठीक है, और यहाँ पर ये यूरेनस है, इसके बीच में यहाँ पर ये जुपिटर और यहाँ पर सैटर्न। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, यहाँ पर तीन आपके पास एलिमेंट, दो एलिमेंट और यहाँ पर एक कंपाउंड है। आर मैन गैसेस विच आर प्रेजेंट। यहाँ पर कौन से, यहाँ पर प्लैनेट्स के जो मतलब कलेक्शन है वो सही होगा। और सबसे पहले यहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। इसके बाद यहाँ पर ऑन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी सही होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन सभी में जो है ना यहाँ पर जो मैन गैसेस हैं वो है यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन।
अगला क्वेश्चन है व्हेन डज सोलर इक्लिप्स हैपेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण जो होता है ना, सोलर इक्लिप्स, ये कब होता है। यानी कि ये सन है और यहाँ पर जो है ना अर्थ है। जब इसके बीच में जब भी आपका मून आएगा ना, फिर ये सोलर इक्लिप्स हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो व्हेन सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। इसके बाद व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून्स, ये भी गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर मून्स कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है ना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हो ऊपर में है लूनर इक्लिप्स, यानी कि इसको बोलते हैं चंद्रमा ग्रहण, और ये जो है ना ये सोलर इक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर देख सकते हो मून जो है ना यहाँ पर अर्थ और सन के बीचों बीच है, और यहाँ पर जो है ना मून और सन के बीच में अर्थ है, तो यहाँ पर लगेगा आपका लूनर इक्लिप्स। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लैनेट्स। इनमें से कौन सा, यहाँ पर देख सकते हो प्लैनेट्स को लेकर ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे आर लाइट फ्री बट डू नॉट ग्लो, ये गलत हो गया आपका। दे ग्लो इवन थ्रो दे आर नॉन लूमिनस, दे ग्लो नॉन लूमिनस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा। ग्लो करता है लेकिन ये जो इसके पास अपना लाइट नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में है कि अर्थ इज एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, कब होता है ये ऐसा। आप सभी को पता होगा कि जितने सारे प्लैनेट्स हैं ना वो एलिप्टिकल पाथ में फॉलो करता है सन के अराउंड पाथ को। तो यानी कि एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लो ये आपका पाथ है, यहाँ पर सन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, ये सबसे कम दूरी पर जाएगा। तो हमसे पूछा यहाँ पर क्लोजेस्ट, यानी कि जब ये यहाँ पर रहेगा ना, ये कब होगा ऐसा। ऑप्शन में यहाँ पर 4 जनवरी है, 22 मार्च है, 5 जुलाई है, और यहाँ पर 21 सितंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है ना 4 जनवरी, यानी कि जनवरी के 4 तारीख को ये यहाँ पर इस पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। इस फोटो में देखो है ना, ये जब सबसे करीब आएगा ना यहाँ पर 4 जनवरी, इसको बोलेंगे पेरीहेलियन, और यहाँ पर इसको बोलेंगे एपीहेलियन। यहाँ पर देख सकते हो इसका दूरी कितना होता है, और यहाँ पर इसका दूरी कम हो जाता है। ठीक है, और जब भी हम यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करते हैं ना कि सन से अर्थ के बीच का दूरी कितना है, तो यहाँ पर हम एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर डिस्टेंस बीच का जैसे यहाँ पर कुछ अलग होगा, जब यहाँ पर आएगा ये कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एवरेज यहाँ पर कोशिश करते हैं लेने का। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेटरी पेयर्स डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पर मरकरी है, मार्स, तो मार्स के पास 2 है, फोबोस और डीमोस, आप सभी को पता होगा है ना, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर वेनस मार्स, तो मार्स फिर से आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अर्थ जुपिटर, तो अर्थ का तो चंद्रमा ये है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन इसे डायरेक्ट आप कर दो, लेकिन यहाँ पर मरकरी और वेनस जो है ना, देखो अगर मैं सन को यहाँ पर कंपेयर करूँ, यहाँ बीच में सन है और फिर यहाँ पर सबसे पहले मरकरी है, फिर यहाँ पर वेनस, यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ से लेके यार जितने सारे प्लैनेट सबके पास अपने अपने यहाँ पर सैटेलाइट है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ यही दोनों हैं जिसके पास अपना सैटेलाइट नहीं है। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका है ये, है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पोलर एक्सिस इज ऑलवेज इंक्लाइन टू, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि पोलर एक्सिस इज ऑलवेज इंक्लाइन टू, यहाँ पर ऑप्शन है 23 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इलिप्स, यानी कि जो रिवॉल्यूशन का पाथ है ना इलिप्टिकल, उसी का एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर देखें एंगल। फिर यहाँ पर है 23.1% फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एलिप्स, और ऑप्शन नंबर सी है 24.5, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री फ्रॉम एक्सिस ऑफ एलिप्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 23.5 डिग्री आप सभी को पता होगा, है ना। यहाँ पर देखो लैंग्वेज का खेल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ये वही डिस्टेंस है एवरेज, है ना। हम आपको यहाँ पर समझा रहे तभी कुछ देर पहले कि अलग अलग डे में अर्थ का पोजीशन अलग अलग होगा सन के रिस्पेक्ट में, और वहाँ पर हम जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हम एवरेज डिस्टेंस को ही यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन में है 107 मिलियन किलोमीटर, 142.7, यहाँ पर 146.6 मिलियन किलोमीटर, और यहाँ पर 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 150 इसको याद रखो अप्रॉक्स, ये हम विकीपीडिया का डाटा लेके चल रहे हैं, कहीं कहीं पर इससे कम भी आपको शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम विकीपीडिया का डाटा लेके चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना 149.6 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, इनमें से क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम जो चेंज होता है ना
उसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन में है द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रोटेशन यानी कि रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ये है सबसे पहला पॉइंट। दूसरे में है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या फिर रिवॉल्यूशन जो भी कहो, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड इट्स टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस। ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर सभी पॉइंट को कवर कर रहा है। यहाँ पर देखो अधूरा था, अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में, तो ये तो पहले खत्म हो गया। यहाँ पर ये अधूरा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पूरा कंप्लीट है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन यानी कि रिवॉल्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पर, एंड इट्स टिल्ट यानी कि 23.5 डिग्री पर टिल्ट है ना, आप सभी को पता होगा, ये इसी टिल्ट का बात हो रहा है यहाँ पर, और इसके कारण भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट इसका कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा हमारा। और यहाँ पर देख ही सकते ये जैसे टिल्ट है ना, यही टिल्ट का बात हो रहा है, और ये इलिप्टिकल पाथ इसके कारण। अगले क्वेश्चन में है कि व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? इनमें से किस दिन वर्ल्ड का जो अर्थ डे है ना उसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर 22 अप्रैल, ठीक है, यानी कि 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं वर्ल्ड का। इसको सबसे पहले 1970 में सबसे पहला जो है ना यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था अर्थ डे को। इसका मोटिव यही है कि अर्थ को हम प्रोटेक्ट करें, यहाँ पर जितने सारे इन्वायरमेंट है इसको हम प्रोटेक्ट करें, यही सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए इस डे को हम मनाते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेटर ऑफ, यानी कि स्टार जो है ना डिफरेंट कलर के दिखते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स आपको व्हाइट कलर के दिखेंगे, कुछ येलो दिखेंगे, कुछ ब्लू कलर के दिखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है इसका कलर? ऑप्शन में ऑफ हिज लाइट, इट्स टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो लाइट है ना, लाइट का कलर ही ऐसा है, या फिर इसका टेम्परेचर ज़्यादा कम से इसका कलर चेंज करेगा, या फिर सन से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है, या फिर अपना पृथ्वी से कितना दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ना, इट्स टेम्परेचर, यानी कि जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसी तरह से उसका कलर चेंज करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है स्टार का कलर। अगले क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स? यहाँ पर क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कंसिस्टेंट, है ना, फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, थर्मल कंडीशन है, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर है, और प्रेजेंस ऑफ ओजोन्स है। तो यहाँ पर जो है इसका सबसे जो कंसिस्टेंट कंडीशन है, जिस मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा जो रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ आइस कैप्स, जो इसके पोल्स पर मौजूद है, और यहाँ पर फ्रोजन वाटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर, क्योंकि लाइफ का जो बेसिक नीड होता है ना, सबसे पहले वाटर और ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए। ऑक्सीजन में तो वाटर में ऑक्सीजन भी है H2O, यानी कि यहाँ पर वाटर अगर मिल गया तो वहाँ पर सबूत मिल गया कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता था कभी ना कभी लाइफ। अगले क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन? इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे लंबा टाइम लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में? यहाँ पर ऑप्शन में अर्थ, मार्स, वेनस। अगर आप इसका देखोगे ना, जैसे यहाँ पर सन है, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले मरकरी, यहाँ पर फिर वेनस, फिर यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर फिर मार्स, और यहाँ पर जाके मिलेगा आपको जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये लंबा टाइम लेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना जुपिटर भी, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते ये सन है, यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उसके यहाँ पर टाइम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अर्थ है ना, अर्थ का यहाँ पर 365 डेज है। अगले क्वेश्चन में है कि एन एक्सप्लोडिंग स्टार, है ना, एन एक्सप्लोडिंग स्टार इन यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसको एक्सप्लोडिंग स्टार को? ऑप्शन में कॉमेट, मेटियोर, ग्रेडी और यहाँ पर सुपरनोवा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन में यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड मैन टेक द फर्स्ट स्टेप ऑन द मून? यानी कि चंद्रमा पे सबसे पहला कदम जो रखा गया था वो कब रखा गया था? ऑप्शन में है 1953, 63, 1900, 1971, 1969। तो इसको जो है ना अपोलो 11 जो भेजा था 1969 में, यही मिशन था चंद्रमा वाला, है ना। तो यहीं पर सबसे पहले
अमेरिका के साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम रखा था 1969 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 20 जुलाई, अगर आपको एग्जैक्ट डेट रखना है तो ये भी रख लो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन मून। और ये इसके साथ में कौन थे? एल्ड्रिन वॉकड अराउंड फॉर लगभग 3 घंटे के लिए वॉक किए थे वहाँ पर साथ में। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी कि सन से दूरी जैसे बढ़ते जाएगा उसी ऑर्डर में यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले मरकरी तो सभी में, ठीक है, और इसके बाद वेनस का नंबर है, यहाँ पर मार्स दे दिया तो ये तो गलत हो गया दोनों। फिर यहाँ पर अर्थ है तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ना सबसे पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट दिमाग में छपा होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा प्लेनेट का पोजीशन है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, 2-3 बार अगर आप इस तरह से फिगर बना के याद करोगे तो आपको आसानी से ये दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे यहाँ मान लो सन है, यहाँ पर फिर मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, यहाँ पर मार्स है, ये फिर जुपिटर है, ये सैटर्न है, ठीक है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्लेस। किसी भी प्लेस का स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने का क्या बेसिस है? यहाँ पर ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन। इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना प्राइम मेरिडियन। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स बिटवीन विच दे आर फाउंड। यानी कि एस्ट्रॉइड जितने सारे हैं ना अपने सोलर सिस्टम में, वो किन 2 प्लैनेट्स के बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? ऑप्शन में मरकरी एंड वेनस, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, यहाँ पर वरुण एंड शनि। ये हिंदी में लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सन हो गया। सन के बाद अगर हम जाएँ यहाँ पर चौथे नंबर पे तो यहाँ पर मिलेगा आपको मार्स और इसके बाद जुपिटर। और इसी के बीच में कई सारे जो है ना मतलब अनगिनत कह सकते हैं करोड़ों में यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत छोटे छोटे एस्ट्रॉइड, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड सारे साइज के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मार्स एंड जुपिटर के बीच में यहाँ पर मिलेंगे आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट, और वहीं पर एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं कई सारे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है हमसे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनमें से किसके बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ऑप्शन में अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मून, जुपिटर एंड सन, और यहाँ पर है प्लूटो एंड सन। तो अर्थ जो है ना, अर्थ से लेके सन के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका वैल्यू कितना होता है 150 मिलियन किलोमीटर। अभी हम देखे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में है हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यानी कि प्लैनेटरी मोशन को सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन में है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो इसको केपलर ने दिया था। तो केपलर के 3 लॉज भी हैं इसके रिगार्डिंग, आप इसके बारे में जानते हो, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं इन सभी चीज़ को हम। अगले क्वेश्चन में है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून इट्स वेट इंक्रीजेज, इट्स वेट डिक्रीजेज, और यहाँ पर नो चेंज इन इट्स वेट, इट बिकम्स कम्प्लीटली वेटलेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यहाँ पर वेट डिक्रीज कर जाता है इसका। मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वेट डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो है ना 6 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। ब्लैक होल इनमें से क्या है ना? यहाँ पर स्पॉट ऑन सन गलत हो गया, ये एरोप्लेन, एयरप्लेन, फ्लाइट रिकॉर्डर ये भी गलत हो गया। ए प्लेस इन अंटार्कटिका ये भी गलत है। यहाँ पर कोलैप्सिंग स्टार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द नाइट स्काई इज। इनमें से कौन सा ब्राइटेस्ट स्टार है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, सीरियस या फिर डॉग स्टार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना पर सीरियस, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। और अगर हम सबसे करीब की बात करें तो सबसे करीब तो हमारे अर्थ के सन हो जाएगा, है ना। और इसके बाद जो सबसे करीब है वो कौन सा? ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर बोलेगा सोलर सिस्टम के सबसे करीब कौन है तो यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर बोलेगा अर्थ के सबसे करीब कौन है तो यहाँ पर सन हो जाएगा। और अर्थ सेकंड नंबर पर कौन है तो यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। लेकिन सबसे ब्राइटेस्ट कौन है सन के बाद? तो यहाँ पर हो जाएगा सीरियस या फिर डॉग स्टार। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।